हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जस्ट अभी से पहले वाला एपिसोड न्यूमेरिकल का था, यह एपिसोड भी न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वही न्यूमेरिकल्स। चलिए तो आइए लिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first. What is the ratio of current produced in first orbit of helium plus and second orbit of lithium ion। ओके। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए। देखिए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 27/8। बी ऑप्शन 64/27। डी ऑप्शन 27/64। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नन। तो विच वन इज द करेक्ट? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, आपको थ्योरी पढ़ाते समय हमने बहुत ही डिटेल में बताया है, सब कुछ आपको नोट कराया था और कहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल इस चैप्टर से इस तरह का फिक्स होगा। ओके, वह इसलिए दिया जाता है कि आपने उस फार्मूले को याद रखा है या भूल गए हैं। हाँ, चलिए मार दीजिए निशान, कौन सा सही होगा। आंसर देखिए फटाफट। जानते हैं आप कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस से चारों तरफ, हाँ, इलेक्ट्रॉन मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r, चार्ज e, तो इस ऑर्बिट में करंट प्रोड्यूस होती है। इस ऑर्बिट में करंट प्रोड्यूस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट प्रोड्यूस करता है। जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट का फ्लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो जानते हैं कि करंट किधर होगी? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होगी ना। तो आइए, और इस करंट के कारण से मैग्नेटिक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो यहाँ पर सारी पॉइंट हमने 6-7 पॉइंट्स है, वहाँ पर फार्मूले का एक जगह चार्ट बनाया है, पूरा इतना एक चार्ट बना दिया था और चार्ट बना करके आपको कहा था कि इसको आप याद कर लीजिए। तो आप जरूर याद किए होंगे, अवश्य याद किए होंगे। ओके, तो किया है तो तुरंत आंसर मारिए फटाफट। चलिए, तो करंट का रेशियो हो गया। 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, आंसर निकालिए तुरंत। मैं करूं? आ जाइए। तो फार्मूला जब याद रहेगा, जब ये फार्मूला याद होगा तभी ये न्यूमेरिकल लग पाएगा, है ना। तो मेन फार्मूला इसका क्या है? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपना आंसर चेक करिए आप। तो मेन फार्मूला इसका जानते हैं आप कि I इक्वल टू, आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम आपको देना है तो m⁵ z² अपॉन 4π ε0² h³ n³ मीन्स क्या कि I प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n³, है ना। क्यों? क्योंकि इसके छोड़ करके या z ले लीजिए और n ले लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ले लीजिए, बाकी सभी चीज़ें देखिए कांस्टेंट है। m इलेक्ट्रॉन का मास है, e चार्ज है, 4π ε भी कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट है। तो I प्रोपोर्शनल टू z² बाई n³। अब यदि यहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो I1 अपॉन I2 बराबर कितना हुआ? तो Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू क्या n2।
तो N2 अपान N1 का क्यूब। ओके, ये है प्रोसेस। कैसे सॉल्व करेंगे नोट करिए जल्दी फास्ट। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे नोट करिए जल्दी। तो I प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो Z1 बाई Z2 हो जाएगा। जब I1 बाई I2 करेंगे तो Z1 बाई Z2 जेड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर जेड का स्क्वायर है और एन का क्यूब है। हो गया, ये फार्मूला नोट हो गया। तो आप पीछे लेक्चर्स कंटिन्यू लेक्चर पढ़ रहे होंगे। यदि कंटिन्यू लेक्चर पढ़ रहे होंगे सिस्टमैटिक फ्रॉम 0 टू लास्ट तक, तो आपको यह फार्मूला याद होगा, क्योंकि मैं पहले याद करवा चुका हूँ। अब इसका आंसर क्या हुआ आइए देखा जाए। तो आप इसका आंसर मिलाएं। हो गया सबका फार्मूला। चलिए अब फाइनल आंसर कितना आएगा देखिए। तो I1 अपान I2 इक्वल टू कितना हुआ Z1 बाई Z2। तो Z1 यानी कि Z1 पहला कौन सा है, पहला हीलियम आयन है। तो हीलियम 2He4, हीलियम आयन 2He4। तो यहाँ पर 2He4 यानी कि Z का मान 2 है, तो पहले वाले का Z का मान 2 हो गया, हीलियम का 2 है, तो यहाँ पर लीजिए 2 अपान। और कौन सा है लिथियम, तो जानते हैं 3Li7, तो लिथियम 3, तो लिथियम का 3। यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया इनटू। अब N2 क्यूब, तो N2 मीन्स अब जब ध्यान देना होगा कि लिथियम में, चूंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z बराबर 3 है लिथियम का, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 3 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 3। 2 आयोनाइज हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे 2 आयोनाइज हो चुके हैं, तो इसमें बचा कितना है इलेक्ट्रॉन 1। और जो इलेक्ट्रॉन बचा होगा वह किस ऑर्बिट में होगा n बराबर 1। यानी कि अब जा देखिए तो n बराबर 1 यानी कि यहाँ पे N2 1 अपान N1 क्या हीलियम, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 और इसका क्या क्यूब। हो गया। हाँ तो नो एक सेकेंड भाई, सेकेंड ऑर्बिट साफ दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्बिट। ओके, तो सेकेंड ऑर्बिट दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे क्या रखेंगे N1 का फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ। ओके, जब यहाँ पे ऑर्बिट न दिया होता तो हम लोग अपनी तरफ से ऑर्बिट रखते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑर्बिट दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट रख दिया और इसके लिए 2 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वह लेंगे। तो देखिए ऑर्बिट N2, तो एक काम कर लें, N2 पहले कौन है, N2 ऊपर है, तो N2 किसका रखना होगा, देखो भाई किसका जब फिर से देखिए वैल्यू, N2 किसका है, N2 सेकेंड ऑर्बिट है, लिथियम का है, तो लिथियम का है तो यहाँ पर सेकेंड 2 यहाँ रहेगा। N1 किसका है, N1 है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम, तो हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट है, हीलियम में देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। हो गया, आइए सॉल्व कर दिया जाए। तो फार्मूला देख लिए, वही फार्मूला तो सही है ना, N क्यूब। ओके चलिए N क्यूब है ना, हाँ ठीक है। हाँ अब सॉल्व कर दिया जाए, चलिए। तो I1 बाई I2 इक्वल टू कितना हुआ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो गया, और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हुआ, अपान ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आया कितना I1 बाई I2 इक्वल टू क्या 32 अपान 9। चेक कर लीजिए एक बार। Z1 हीलियम है 2, ठीक है, बाई Z2 3 है, ठीक है, 4 और 8 और
ठीक, ओके। तो आ रहा है हम लोगों का एक यह, तो आंसर है 32/9 और 32/9 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कि आंसर किस पे मारना था? ओके, नन ऑफ दीज मीन्स कि आंसर मारना था हम लोग को नन ऑफ दीज पर। क्लियर है ना? देखिए कोई मैच तो नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज ही होगा। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। चलिए, तो I1/I2 बराबर Z1/Z2 का स्क्वायर, और मेन फार्मूला हम लोग का क्या था? मेन फार्मूला हम लोग का था I प्रोपोर्शनल टू Z/Z² था ना? यानी कि I, एक बार चेक कर लिया जाए, I प्रोपोर्शनल Z² था। ओके, देखिए I प्रोपोर्शनल टू Z² था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो I1/I2 बराबर कितना हुआ? Z1/Z2 का स्क्वायर हो गया इंटू और N2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो N2/N1 का क्यूब हो गया, ठीक। अब Z1 बात रही किसकी? हीलियम की। हीलियम का Z का मान है 2, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रख दिए वैल्यू, यहाँ पे कहीं रखे हैं, देखिए हाँ 2 हो गया, ठीक है। और बाई लिथियम का 3 था तो 3 हो गया, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू, अब क्या था? अब था हम लोग का कि N2/N1, तो N2 2 है तो 2 का क्यूब, ठीक, अपान, और N1 फर्स्ट है यानी कि 1 है तो 1 का क्यूब। चलिए सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, और 2 का क्यूब किया 8 हो गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 32/9, 32/9। ओके, दैट इज द फैंटास्टिक, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए था क्या? 32/9, लेकिन ओके, तो क्या हुआ? नन ऑफ दिस इज द फर्स्ट आंसर। हो गया? क्लियर हो गया सब लोग? चलिए आइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एक्स रेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्स रेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डी ब्रोगली वेवलेंथ of electron h lambda falls at the target, okay. The cutoff wavelength, what will be cutoff wavelength lambda naught emitted from X-ray ट्यूब। ऑप्शन दिया है ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आप जा रहे हैं बैठने किस में? 2022 में, या बैठेंगे 2023 में, तो 2022 में, 2023 में, 2024 में, इसके आगे ना जब भी एग्जाम होंगे तो इससे आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले ही 2 साल पहले ही आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इससे टफ क्वेश्चन ही आने हैं। तो स्टैंडर्ड आपको इसी से पता चल जाएगा कि आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, यदि आप जहाँ पढ़े होंगे कहीं पर भी, कोटा में यदि पढ़े होंगे तो कोटा में पढ़े होंगे, दिल्ली में पढ़े होंगे, बम्बई मद्रास में पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे, एक्सेप्ट P100 फिजिक्स। तो आप यदि P100 फिजिक्स में नहीं पढ़े हुए हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड देखिएगा कि आपको टीचर ने किस स्टैंडर्ड से पढ़ाया था, कोटा में क्या स्टैंडर्ड पढ़ के आप आए थे। तो आप वो स्टैंडर्ड देखेगा कि क्या उस स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या कोई मैचिंग है। क्लियर? फिलहाल तो अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में हमको देखना P100 फिजिक्स मैथ्स सर। क्लियर? तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, टॉप लेवल पे जाना है, जहाँ पर IIT का क्वेश्चन आपको कुछ न लगे, नीट का क्वेश्चन आपको कुछ भी ना लगे। ओके, तो फिलहाल चलिए एक्स रे ट्यूब। हाँ,
तो हम लोग को बताना ऑप्शन की बात हो रही थी। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला दिया है लैम्डा नॉट बराबर, दिया हुआ है लैम्डा नॉट बराबर 2mc² लैम्डा स्क्वायर अपॉन h। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा। सी ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा नॉट इक्वल टू 2mc² लैम्डा स्क्वायर अपॉन h²। और डी ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा नॉट इक्वल टू 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h। मार दीजिए निशान जो भी अच्छा लगे ABCD में से। देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्राई टू डू। हाँ, सॉल्व करो भाई। 1 मिनट का टाइम, आंसर निकालिए। हो गया? चलिए मैं सॉल्व करूं। हाँ, अब आइए। तो इसमें आंसर पहले तो आंसर देख लिया जाए कि कौन सा आंसर होगा। तो आंसर है लास्ट ऑप्शन लैम्डा नॉट इक्वल टू 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई h। दिस इज द ऑप्शन। ये है कट ऑफ वेवलेंथ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कट ऑफ वेवलेंथ? ये है ही क्या? यहाँ पर जो दिया हुआ है कट ऑफ वेवलेंथ, इसका मतलब क्या निकला? यानी कि इससे ऊपर की सभी वेवलेंथ मिलेंगी या कि इसके नीचे की सभी वेवलेंथ मिलेंगी। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हुई कि कट ऑफ वेवलेंथ होता क्या है। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आया था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आया था ना, यानी कि जिसको आप कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसी को कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ भी आप उसी को कहते हैं। तो जब आप वहाँ पर डिफिनीशन दे रहे थे कट ऑफ वेवलेंथ की या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैसे बोल रहे थे? चलिए मैं बोलता हूँ। हाँ, आपने बोलिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर, यानी कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कहीं पर भी किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो वही कहते हैं आप वह न्यूनतम, यानी कि वह मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिफिनीशन कैसे देते हैं? कहते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम विच रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप जहाँ पर जब वेवलेंथ कहेंगे तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दूसरे की यूनिवर्सली हैं। ओके, तो जब आप जहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए जब आप मिनिमम बोले हैं तो वहाँ पर वेवलेंथ के लिए आप मैक्सिमम बोलेंगे। तो आप कैसे डिफिनीशन आप देंगे कट ऑफ वेवलेंथ का या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का? तो कहेंगे दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ बिलो विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, मीन्स कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे के वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ जब हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लैम्डा का मान वैल्यू आ रही है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या है? तो लैम्डा नॉट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ है ना। तो जब यह मैक्सिमम वेवलेंथ है, ध्यान दीजिएगा कि यह वेवलेंथ मैक्सिमम है, यानी कि इसके ऊपर के वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहा जाएगा है क्या? कट ऑफ वेवलेंथ कहा गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कट ऑफ वेवलेंथ। ओके, अब यह कट ऑफ वेवलेंथ है
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी वह मिनिमम होगी, क्योंकि जब एनर्जी होगी मिनिमम तो वेवलेंथ होगा मैक्सिमम। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हुई, तो मिनिमम एनर्जी हुई इसकी हुई hc/λ0 हुई ना, यानी कि E बराबर hc/λ0। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है h न्यू और न्यू बराबर होता है c/λ, तो E = hc/λ0 हुआ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे आप, तो एनर्जी E = hc/λ0। अब आइए, हाँ बाकी ऑप्शंस हटा दिया जाए, कोई ज़रूरत तो है नहीं जब इनकी। चलिए हाँ, अब जा देखिए, आइए अब जा देखिएगा। अब बात रही कि कह रहा है कि इन एक्स रे ट्यूब द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता कितना है, तो आप जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/p। ओके, या p बराबर क्या होता है h/λ, p बराबर क्या होता है h/λ। क्लियर पॉइंट है। p क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो p बराबर है h/λ। अब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। अब जैसा देखिएगा तो p के स्थान पर ना, p के स्थान पर देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना लिखा जाए, p²/2m, p का मान रख दीजिए, p बराबर क्या है h/λ है, तो h² हो गया, p की स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर है क्या 2m λ² कर दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, ये हो गया। मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यह क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी, या देखिए फिर से लिख दिया जाए यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हुआ, तो कहेंगे कि h²/2m λ² हुआ, 2m λ² हुआ ना, 2m λ² हुआ काइनेटिक एनर्जी। अब यह एनर्जी और ये एनर्जी दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी वह इस दोनों के बराबर होगी। तो यह देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, आप क्या निकाले हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और यहाँ पर आपको कट ऑफ वेवलेंथ ना कि यानी कि आप लैम्डा का मान मैक्सिमम तो एनर्जी का मान मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी कितनी है, जितनी इसके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एनर्जी होगी। अब दोनों एनर्जी को आप बराबर कर दीजिए, hc/λ0 बराबर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर h²/2m λ² हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए देखिए h से पहले हटा दीजिए, एक h यहाँ बचेगा, लैम्डा उधर करिए, तो λ0 बराबर कितना हुआ 2m, 2 a क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2mc λ² अपॉन क्या हुआ, हाँ अपॉन यहाँ पे एक h बचा होगा तो अपॉन h आ गया, अपॉन h। ओके, तो दिस इज द क्या निकला कट ऑफ वेवलेंथ, तो दिस इज द कट ऑफ वेवलेंथ, मोस्ट फैंटास्टिक कैलकुलेशन हो गया। चेक योर सेल्फ, आप तैयार करिए अपना, देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्या आपका ये क्वेश्चन सही हुआ, जो ऑप्शन दिया गया था कि आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये 2 साल पहले ही पूछा गया है और इस समय का जो नीट का स्टैंडर्ड है, तो आपकी पढ़ाई यदि इस लेवल से नीचे होगी तो दिक्कत होगी। क्लियर, तो अपने को ग्रेड अप करिए तुरंत P100 फिजिक्स विथ STP सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ यहाँ ये बात देख लीजिए अच्छी तरह से, एक बार पूरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन है इन एक्सेस टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का ना लैम्डा है, तो कह रहा है कि उसका कट ऑफ वेवलेंथ यानी जो एक्स रेज इमिट होगी तो उसका कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, तो इसका कट ऑफ वेवलेंथ ये हुआ, मीन्स कि इसके
इसके नीचे के सारे वेवलेंथ मिलेंगे, इससे ऊपर का कोई वेवलेंथ संभव नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ है ना। तो इसके नीचे की सारी वेवलेंथ मिलेंगे, इसके ऊपर की वेवलेंथ पॉसिबल नहीं होगा। तो एनर्जी जब आप कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है। और जब वेवलेंथ कहते हैं तो वह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब नाम लेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ये ध्यान दीजिए, मिनिमा और मैक्सिमा पे ध्यान देना। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सारे वही न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं केवल उनको लिया जा रहा है। चलिए, ये सब सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर से क्या आने वाला है, वो गेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप डिमांड कर रहे थे ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर पहले बता दीजिए, तो यह जो अभी चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, चलिए कह रहा है कि सम ट्रांजिशंस आर गिवन। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हैं। यदि आपका चैप्टर तैयार है तो फटाफट करते हुए मजा आ रहा होगा, यदि चैप्टर नहीं तैयार है तो फिर प्रॉब्लम हो रही होगी। तो सम ट्रांजिशंस आर गिवन, कुछ ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। कौन कौन? ए, ट्रांजिशन ए दिया हुआ है n = 5 to n = 4, ये पहला ट्रांजिशन है। बी दिया हुआ है n = 4 to n = 4 to n = 3। चलिए, सी दिया हुआ है ट्रांजिशन n = 3 to n = 2, और डी दिया हुआ है n = 2 to n = 1, ये दिया हुआ है। ये कुछ ट्रांजिशन, सम ट्रांजिशंस आर गिवन टू यू, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि विच ट्रांजिशन गिव्स मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, तो विच ट्रांजिशन gives maximum wavelength? Which transitions gives maximum wavelength? Okay, which transitions gives maximum wavelength? चलिए जल्दी मारिए आंसर। मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में आपको मिलेगा? हो गया भाई? हाँ जल्दी करिए। हो गया आंसर? हमारे बताने के पहले आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, P100 फिजिक्स, मैं STP सर। ओके, हाँ चलो भाई, जल्दी हो गया, आ जाओ। तो किस पे मारे हो निशान? जल्दी करो यार, किस पे मारे हो? किसी पे नहीं? क्यों भाई? हाँ हो गया, चलो हम मार दें किसी पर। आ जाओ, किस पे मारे हम, जिस पे बता दो। चलो भाई, ए पर मार दें, तुम्हारा भी यही है। चलो ठीक है, ए करेक्ट आंसर इज द ए। सबसे छोटी वेवलेंथ विच ट्रांजिशंस गिव्स द मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा वो सबसे सब एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेवलेंथ वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। आप कहोगे सर कैसे, है ना, सोच रहे हो ना कैसे। चलो आ जाओ, देखो बहुत ही फैंटास्टिक है सब कुछ, सब पढ़े हुए हैं, थियरी में सब बता चुका हूँ। थियरी यदि आपकी अच्छी तरह से तैयार होगी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी भाई। हाँ, थियरी तैयार होगी। चलो भाई, यह
तो जानते हो कि यह n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, n = 5 है। ओके, इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो चलो छोड़ दो, इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। अब एक का जो है, हाँ ध्यान देना, अब एक ट्रांजिशन हो रहा है n = 5 से कहाँ पर हो रहा है, n = 5 से हो रहा है n = 4 पर। तो n = 5 से n = 4 वाला ट्रांजिशन ये है। दूसरा हो रहा है n = 4 से n = 3 पर हो रहा है, ठीक। n = 3 से n = 2 पर हो रहा है, और n = 2 से n = 1 पर। ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं। जैसा देखना भाई, यह एनर्जी का जानते हो कि यदि आपको ये पता हो, ये एनर्जी गैप देखो भाई, बता चुका हूँ पीछे थ्योरी में तुमको बता चुका हूँ कि यदि तुमको यह एनर्जी का गैप पता हो, एनर्जी का गैप पता हो, मीन्स क्या, डेल्टा E1 है, मान लो यह मान लो कि डेल्टा E2 है ना, और इसको मान लो कि डेल्टा E3 है, और इसको मान लो कि डेल्टा E4 है, डेल्टा E4 है, सपोज करो ये इतना। ओके, जानते हो अब यहाँ पे जो रेडिएशन निकल रहा होगा, ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। ओके, ध्यान से पढ़ो अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास, बहुत आसान फिजिक्स है। हाँ, लेकिन P100 फिजिक्स पर जो भी लाइनें बोली गई हैं या लिखी गई हैं, वह लाइन यदि 100% तुम विश्वास करके अच्छी तरह से याद यदि कर लिया, कॉपी में नोट्स बना लिया, बार बार कल उसको रिवाइज कर लो, तो गारंटी है कि नीट एग्ज़ाम में जो अभी जो तुम्हारा होने जा रहा है, एक अभी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन बस अभी चूँकि पूरा चैप्टर अभी यह लेक्चर बाद में तुमको मिला हुआ है, पूरा पढ़े नहीं हो। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जो क्लास में यहाँ पर पढ़े हुए हैं, तो जो क्लास में पढ़े हैं ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, वह 100% उनके 4500 क्वेश्चन उनकी कॉपी से मिलेगा। और उन्हीं के लिए मैं यह जल्दी से जल्दी अभी सेमीकंडक्टर पूरा करने जा रहा हूँ, उन्हीं के लिए। ओके, और जो बाहर क्लास में बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए बताऊँ कि चूँकि चैनल बाद में शुरू हुआ है और सेकंड पेपर से शुरू हुआ है, हाँ, लेकिन यह है कि कोशिश हमारी यही होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पहले मैं डाल दूँ, वीडियो बन जाए उसका। लेकिन आप फर्स्ट ईयर वाले कोर्स में भी 1 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, यह वीडियो बन चुका है। बाकी जैसे मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेव है, तो अभी मैं 5 मॉक टेस्ट का पेपर लूँगा, यानी कि गेस्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट होगा, वो जैसे ऐसे क्वेश्चन देता जाऊँगा, सॉल्व करता जाऊँगा। तो अभी मैं 4 से 5 लूँगा, और उसी 4-5 में पूरे कोर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। फैंटास्टिक, एक सेकेंड। हो गया भाई। तो यदि जो स्टूडेंट बाहर हैं, यानी कि जो हमसे ऑफलाइन मीन्स क्लास में नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप लगातार इधर अपने नीट एग्ज़ाम तक, आपका जब भी एग्ज़ाम है, चाहे आप IIT के स्टूडेंट्स हैं और चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो लगातार अपने एग्ज़ाम तक, ओके, यह P100 फिर पे डेली जो वीडियो पढ़े उनको आप पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, समझते जाइएगा। तो आप चाहे पूरा कोर्स पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं क्लास में, तो मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 100% क्वेश्चंस आपका यह जो 5-6 वीडियो भी आएगा उसी में से फंस जाएगा। हाँ, अब सोच रहे हो कि सर ने गारंटी के साथ कैसे कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि 20 साल से ये हो रहा है, फंसते आ रहा है, तो क्या इस साल कुछ नया होगा क्या? नहीं ना। हाँ, तो चूँकि 20 साल से कंटिन्यू 100%, चाहे वह CPMT हो था तब भी, या PMT था तब भी, एम्स था तब भी, BHU था तब भी, और अभी भी चूँकि अब नीट हो गया है, तो 100% क्वेश्चंस मेरे ब्लैक बोर्ड से ही आते हैं। तो फिर आएगा वैसे ही, इस साल नया थोड़ी होगा। और इसका मीन्स जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं मैं केवल उनको बताना चाहता हूँ। क्लियर? तो इधर अभी कंटिन्यू मैं
थोड़ा मेहनत करूँगा काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करूँगा। तो इधर लगातार आके एग्जाम तक पूरे कोर्स से जब मॉक टेस्ट लूँगा तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक क्वेश्चंस होंगे, पूरा कवर करूँगा 4-5 एपिसोड में। वो पूरा जो है मैं 300 से 400 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, उसी में सब फंस जाएगा फिलहाल। लेकिन थ्योरी तो आपको चाहिए ना, तैयार होनी चाहिए ना थ्योरी। तो अभी पूरा वीडियो जल्दी से जल्दी पूरे वीडियो को आप देख डालिए, जितने पढ़े हुए हैं उनको देख डालिए, जो आने वाले हैं उनको अच्छी तरह से देखते जाइए। फिलहाल आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ट्रांजिशन, सपोज करिए कि यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ λ1 है, जो दूसरा हो रहा है उसका λ2 है, जो तीसरा हो रहा है उसका λ3 है, जो चौथा हो रहा है उसका λ4 है। तो जब भी आपको कहीं पर भी ट्रांजिशन ΔE का मान दिया हुआ हो, जब भी आपको ΔE का मान दिया गया हो और आपको लैम्डा का मान बताना हो, तो याद रखिएगा 12,375 एंगस्ट्रॉन बटा क्या ΔE, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E और V वगैरह का मान नहीं रखना है, ध्यान देना इस बात को, समझो। यहाँ पे समझ रहे हो? हाँ भाई, बड़ी मेहनत से समझो, जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हो उतनी मेहनत से समझो। लैम्डा बराबर क्या करना है? 12,375 एंगस्ट्रॉन और क्या बटा E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझा? सीधे ΔE का जो वेवलेंथ होगा सीधे वैल्यू पा जाओगे। अब यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अब चलो देखो भाई, जानते हो, अब चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। फैंटास्टिक, आगे बढ़े। देखना आप, हाँ क्या देखोगे? जैसे जैसे यहाँ पर यह ग्राउंड स्टेट है ना, तो जानते हो कि यहाँ पर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरे n = 2 में जब जाते हो तो एनर्जी कितनी हो जाती है? सब प्रूफ किए हैं, पीछे एपिसोड में है सब कुछ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। जब और ऊपर जाते हैं तो 1.5 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और ऊपर जाते हो तो कितनी होती है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और ऊपर जाओगे और भी और छोटी होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी तो घटती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एनर्जी बहुत ही कम है और यह ट्रांजिशन हुआ तो इन दोनों के बीच की एनर्जी बहुत ही कम है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी? इसकी। ध्यान देना, यहाँ पर देख रहे हो, चाहो तो निकाल ही लो। तो 13.6 में यहाँ 5 से डिवीजन कर दो, 5 से डिवीजन कर दो। हाँ 5 का 25 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो 0.85 से कम ही आना है, क्योंकि 4 पर जब करोगे तो 0.8 है। तो हमारे समझ 0.6 उसके आसपास आ जाएगा, 0.2 के आसपास आ जाएगा। कर ही लेते हैं यार, कितना टाइम लग गया, जब कर ही लेते हैं। चलो भाई, तो E5 देखो, E5 की एनर्जी कितनी होनी है? तो E5 बराबर, ये सब हटा दो, देख ला। E5 बराबर कितना होगा जी, जल्दी बोलो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा क्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 करोगे, कर दिया। अब ये देखो कितना होगा, 0। हाँ डिवीजन करो, तो जब डिवीजन करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 136 हो गया तो 136 होगा, हो गया 136 कर दो ऊपर और नीचे कर दो 25 है, मान लो 25 किया। 1 10 से मल्टीप्लाई किए हो, 1 10 से मल्टीप्लाई किए हो तो 1 10 से मल्टीप्लाई तो 136 बना है, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई 250 बना है। तो जो भी आएगा उस पर गुणे 10 पर -1 कर देना, जो भी आएगा उस पर कर दोगे ना, डिवीजन कर लो। अब 136 में 25 से डिवीजन कर दो, तो जब भाग दोगे तो कितना जाएगा? देखो डिवीजन करोगे तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो जाएगा तो 136 हो गया। अब 25.6, वही हम अंदाज से ही बताए थे 0.6 आएगा। तो देखो 25 गुणे 6 नहीं जाएगा, तो 25 गुणे 6 करोगे 150 हो जाएगा ना। तो 4 बार ले लो डिवीजन, तो 5 बार ले लो, तो 5 बार देखो तो 0.05 125 हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं, चलो देखो 136 25 से डिवीजन कर दो, तो 25 गुणे 5 करोगे तो 125 हुआ, 6 5 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हुआ 3 2 1 हो जाएगा, 10 लगा दो, 0 हुआ, 25 4 हो जाएगा, यानी कि 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखो तो यह एनर्जी आई कितना, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब जा देखना भाई, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास का देखना, समझना ठीक से कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है ना,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, तो 0.85 E2 माइनस E1 इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.54 को माइनस कर दो। ओके, जो आया डेल्टा ई वही यहाँ पर रख देना है डायरेक्ट। मीन्स कि यदि मैं रखूँ यहाँ पर कि लेमडा बराबर कितना हुआ, तो 12,375 एंगस्ट्रॉन करोगे अपान क्या E2 माइनस E1, देखो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस क्या कर देना होगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और समझा, 541 और 8 में से 5 निकाल दो 3, तो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कितना आया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा, ई का मान मत रखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा। अब यहाँ पे ए हो गया तुम्हारा लेमडा 1 हो गया। अब देखो जब इसमें आओगे ना 2 नंबर वाले में ट्रांजिशन में लेमडा 2 निकालोगे तो यह एनर्जी ज़्यादा हो गई ना, ये ज़्यादा हुई तो ज़्यादा हुआ तो कम हो जाए ना, लेमडा 2 कम हो गया ना, लेमडा 3 कम हो गया ना, लेमडा 4 और कम हो गया ना, लेमडा 5 और कम हो गया ना। ओके, तो आप पाए क्या, पा रहे हो कि जो सबसे ऊपर वाला ट्रांजिशन है लेमडा 1 वो सबसे ज़्यादा, फिर लेमडा 2, फिर लेमडा 3, फिर लेमडा 4। देखा, तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 मीन्स कि सबसे ज़्यादा यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि किस पे मारना था निशान, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये है क्या कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हो, हाँ क्या पढ़ रहे, P100 फिजिक्स में STP सर। ओके चलो, तो क्लियर हो गया यहाँ पर, फर्स्ट क्लास। कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, देख लीजिए बार फिर से, मिला लीजिए। एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी का गैप सबसे कम वहाँ की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। यहाँ पर इस वाले यदि लेमडा 4 की बात किया जाए तो यहाँ पर एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा, तो लेमडा सबसे कम। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन से सब हैं कि आपके पूरे चैप्टर का डाउट ही बिल्कुल ही एकदम तैयार हो जाएगा ना, पूरे डाउट समाप्त हो जाना है, इसमें कहीं कोई डाउट रहने नहीं पाएगा। अब इसी बेस पर कोई भी और क्वेश्चन आते हैं, आना ही आना है यहाँ से सारे क्वेश्चंस यही सब तो आते हैं, तो इसी बेस पर और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। ओके, चलिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। ओके, अब कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ए, हाँ और ए m/2e, बी m/e/2m, सी, हाँ सी e/4m और डी e/8m। ओके, हाँ तो रेशियो क्या रहा है कि कितना होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अभी देखिए, ये जस्ट अभी से पीछे जो थ्योरी था
थ्योरी का एपिसोड था, उसमें भी मैं बताया हूँ, आपको बताया था कि वैल्यू जरूर याद रखिएगा दोनों का रेशियो। चलिए आंसर हमारी जल्दी। हो गया? हाँ, आंसर हमारी फटाफट। हाँ, कौन सा भाई, याद आ गया? चलिए, ओके, दिस इज आंसर, फैंटास्टिक। आइए अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं भी आपको बताया था कि भाई न्यूमेरिकल, वहाँ पे न्यूमेरिकल बताया था आपको थ्योरी पढ़ाते समय कि यह रेशियो होता है E/2m, और न्यूमेरिकल अभी जब सॉल्व किया जाएगा तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो कैसे आता है E/2m। लेकिन चाहे प्रूफ आए या ना आए, आपका आंसर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि वेक्टर m अपॉन वेक्टर l या वेक्टर j, ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर m अपॉन वेक्टर j बराबर E/2m होता है। इसमें कोई डाउट ना रहे, ये तो पूरा ऐसे ही याद रहे, याद रहना चाहिए। अब कहेंगे कि यह है क्या, तो बस कुछ नहीं, m क्या है? डाइपोल मोमेंट ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल ना, डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है अपान क्या, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम जे, एल भी लिखते हैं, जे भी लिखते हैं, तो ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अब ये चाहे प्रूफ आवे या ना आए, लेकिन ये याद तो अवश्य रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए याद रहे। हाँ, अब जानते हैं कि 4m भी कहीं पर आता है, 8m भी कहीं पर आता है। 4m कहाँ पर आता है? बोर मैग्नेटॉन में आता है। ऐसे ही तो होता क्या है कि जब आप क्लियर कट नहीं होते हैं तो कोई बहुत बड़ा होगा, क्लियर नहीं होगा तो E/4m पे मार देगा, गलत हो जाएगा। अच्छी तरह से तैयार होगा तो E/2m पर मारेंगे। हो गया? अब आइए, अब इसका प्रूफ देखिए। आंसर तो क्लियर हो गया, क्या आंसर है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, और यह भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। रेशियो कितना होता है इसका? E/2m। याद करिए, पहले याद करिए, प्रूफ बाद में, पहले याद करिए। क्यों? कंपटीशन को क्वालिफाई करना सबसे ज़रूरी है। हाँ, हर हाल में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्लियर? निशान सही लगना चाहिए, चाहे जैसे भी इलेक्ट्रॉन जो निशान है वो सही लगे। हाँ, फर्स्ट क्लास। आइए अब हम इसको प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं, कैसे। चलिए, हाँ, इसका प्रूफ कहाँ से आया और कैसे हुआ। चलिए देखा जाए। सपोज करिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है और अब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से चार तरफ इलेक्ट्रॉन ना, तो यह न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये कोई इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है, मास m, चार्ज E, मास m, वेलोसिटी v। क्लियर? और रेडियस है r, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की यदि बात की जाए, डाइपोल मोमेंट होता कितना है? डाइपोल मोमेंट तो जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट कहीं पर भी m बराबर होता है n यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, n IA। तो यहाँ n = 1 है, I इंटू a। क्या लिख सकते हैं इसको? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर लगा रहा हूँ, MI इंटू पाई r²। ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ना, इसकी ये एरिया, ये पूरी एरिया, तो सर्किल बना रहा है πr²। तो m बराबर I इंटू πr² ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। चलिए अब यह देखिए, L बराबर क्या होता है? तो L बराबर जानते हैं क्या होता है? L = mv/r और बराबर, तो यहाँ पर यदि आप बोर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करिए तो mv/r बराबर क्या होता है? NH/2π होता है ना, तो NH/2π होता है, NH/2π होता है। ओके, अब जैसा देखिए भाई, n तो n बराबर वहाँ v1 माने तो यहाँ पर भी n मान लिया जाए, तो L बराबर कितना हुआ? H
अपान 2 पाई n इक्वल टू 1 पर। हो गया। अब जरा देखिएगा, इन दोनों का बात हो रही है, इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है कि इनका रेशियो किसके बराबर होता है। हाँ, अब एक बात और, एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम है तो हाँ चले भाई, एंगुलर मोमेंटम ठीक। तो आप L बराबर एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं। हाँ, कौन सा फार्मूला, उसको लगा दिया जाए तो हाँ, जैसा हम लोग उसको लगा देते हैं। देखिए तो एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा इसको प्रूफ कर दिया जाए। तो देखिए अब जैसा पे ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया जाए और तब फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। देखिए m बराबर क्या हुआ, m बराबर i का मान हम लोग क्या लिखा जाए, i हटाना है यहाँ से, तो i बराबर क्या लिखा जाए, e अपान टी लिख सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब अभी m को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाए पहले, तो e अपान और टी बराबर जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और यहाँ पे ओमेगा आ गया और इनटू क्या पाई आर स्क्वायर हो गया पाई। अब देखिएगा यहाँ पाई और यहाँ पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब आया पहले कितना 1/2 हाफ और क्या हाफ क्या है ओमेगा ई ओमेगा आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर पहले 1 कर, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया क्योंकि हमको इसी फार्म में लाना था। हमारे इक्वेशन में ई हो चाहिए और ओमेगा आएगा ना, तो हमको इसी फार्म में लाना, इसलिए हम लोग पहले इसको। तो पहली बात यह कि यह खुद ही यह किसी क्वेश्चन का आंसर है, आपके एग्जाम में यह अकेले खुद ही पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है यही केवल आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये तो पहले ये क्वेश्चन तो खुद ही हो गया कि हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन द ऑर्बिट एंड इज द चार्ज। अब यदि चार्ज को मालिक क्यू कहा हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कह देंगे हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर कह देंगे। कहीं पर कह दिया जाए कि कोई चार्ज है किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई चार्ज क्यू, बताओ उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, तो आप कहेंगे कि हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर कह देंगे। हो गया। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोगों को अब क्या चाहिए था, एंगुलर मोमेंटम चाहिए था। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग एल भी लिखते हैं, जे भी लिखते हैं, और जे बराबर क्या लिखते हैं आई ओमेगा भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं इसको एन h/2 पाई भी लिखते हैं, जहाँ पर n का मान क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। अब हमको ज़रूरत किस बात की है, तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखिएगा, तो अब J बराबर कितना हुआ, J लिखा जाए या L लिखा जाए, दोनों में से कोई ले लिया जाए। तो मास m है, रेडियस r है, तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे, पार्टिकल, और पार्टिकल है और r रेडियस में वो चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, एम आर स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा। तो अब इस वाले इक्वेशन को ले लिया जाए, ये हो गया हम लोग का क्या 2 नंबर हो गया। अब देखिए 1 नंबर इक्वेशन हमारे सामने है, तो यह है डाइपोल मोमेंट, यानी याद कर लीजिए शॉर्ट में MDM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, MDM। तो MDM का मान होता है हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम J बराबर होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब यह दोनों का रेशियो आपको बताना था, आपका मेन बेसिक क्वेश्चन था कि इनका रेशियो क्या है। तो चलिए इनका रेशियो देखिए आप, हाँ इनका रेशियो क्या होगा, तो M अपान क्या J, इनका रेशियो क्या होगा। तो ये इक्वेशन आया हुआ है कितना, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपान जे की वैल्यू एम आर स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ और कुछ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, आया कितना ई अपान 2 नीचे आया, एम पहले से था, ई अपान 2m, तो क्या हुआ m अपान जे। ओके, रेशियो इज सो मच,
तो रेशियो E/2m, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये था इसका प्रूफ। मीन्स कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में यदि रिवॉल्व कर रहा हो ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट MdM और J का रेशियो क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपान एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होता है, E/2m ऑलवेज। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, ओके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब, समझेंगे भाई। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ डालो, सब याद करवा दूंगा। चलो भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। कह रहा है क्वेश्चन में कि एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट increases, as magnetic dipole moment increases, angular momentum J, ओके, विल बी, और ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर बी ऑप्शन डिक्रीजेज, सी ऑप्शन इंक्रीजेज, डी ऑप्शन नन। मार दो निशान। हाँ, अभी पढ़े हैं, तुरंत मारिए जल्दी फटाफट। हाँ, ऐसा मार दीजिए। हो गया भाई। आइए, तो आंसर होगा, सही आंसर देखिए इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजेज। कैसे? अरे भाई अभी देखे हो कि M/J बराबर होता है E/2m, तो M बराबर क्या हुआ, E/2m इंटू J हुआ। ये तो कांस्टेंट है या, तो M प्रोपोर्शनल टू J हुआ। तो यदि ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ, नोट करिए जल्दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ magnetic field or ratio of magnetic field produced at the center of H atom, यानी कि हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन। ओके, और ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है A 8, B 1/8, C 1/4, D नन। आंसर मार दीजिए फटाफट। चलिए मारिए फटाफट, जल्दी करिए फास्ट, सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैग्नेटिक जानते हैं। चलिए आंसर देखिए अब।
जानते हैं कि जब कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन e है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे जो प्रोड्यूस होती है b, वह कितनी होती है। तो मेन फार्मूला पहले इसे नोट करिए, आपको याद करवाया हूँ, याद होगा आपको। तो b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट m स्क्वायर e टू द पावर 5 z क्यूब अपॉन क्या 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब h पावर 5 n टू द पावर 5। ओके, ये मैं कहा था आपको याद कर डालिएगा। अब सीधे चला जाए तो b प्रोपोर्शनल टू क्या, z क्यूब अपॉन n टू द पावर 5, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ H एटम ना एंड हीलियम एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू लेनी है वो 1 है, क्योंकि आरबिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो अपने n बराबर 1 आरबिटी में होगा, तो n बराबर 1 हो गया, तो n दोनों का 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि b1 अपान b2 यदि मान लिया, पहले का b1 दूसरे का b2 मान लिया जाए, तो आएगा कितना, g1 अपान z2 का क्यूब आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनटू क्या n2 अपान n1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पर पावर है 5, तो 5 ये पावर याद रहे। आपको बोला था कि आप जरूर याद कर डालिएगा इसको, देख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू याद रहना चाहिए, ये बाकी तो कांस्टेंट है। अब आइए, तो b1 अपान b2 बराबर कितना होगा, z1 बाई z2, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का z1 है, और यह हीलियम है, हीलियम का z2 है, तो 2 पावर कितना हुआ 3 इंटू, और ये तो दोनों का 1 होगा, तो 1 अपान 1 पावर 5 आया कितना, 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ, और 2 का क्यूब 8 हुआ, 1/8 दैट इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ओके, आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन, 1/8 इज द करेक्ट, दैट इज द आंसर। हो गया। क्लियर हो गए। तो क्या पढ़ रहा है, हाँ, ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या तो यही रहेगा या इसके जैसे आएगा एग्जाम में, बस तैयार कर लो। हो गया, चलो नोट करो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, चलो भाई अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। अब क्या है देखो साहब, एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक से एक सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए, आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, आईआईटी में आपका एक क्वेश्चन आया है, क्या है, आईआईटी में आया और नीट में भी शायद आ चुका है ना। चलिए, कह रहा है कि यह एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल दिया हुआ है, और एक एनर्जी लेवल है, यहाँ की एनर्जी दिया हुआ है 2E, यह है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ द एटम, एटॉमिक स्टेट की एनर्जी लेवल है, और यहाँ पर दिया हुआ है 4E अपॉन 3, यहाँ दिया है E, एक ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है ना, एक ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है, तो हाँ, एक ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है और दूसरा ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है। ये दो ट्रांजिशन दिखाया गया है, दो ट्रांजिशन दिखाया गया है, और
हाँ, अब आपसे कहा क्या जा रहा और यहाँ दिया है 0 दिया, एक क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम इज गिवन। तो ये क्या दिया हुआ है, एनर्जी लेवल ऑफ एटम, एनर्जी लेवल ऑफ एटम कर दिया जाए ना। तो एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज गिवन व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 4e to 3e। नो फिर से सुनिएगा कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन सिस्टम शब्द यूज किया गया है, व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2e to e, wavelength of radiation is lambda। तो कह रहा कि वेवलेंथ रेडिएशन का लैम्डा है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ, व्हाट विल बी वेवलेंथ, what will be wavelength when transition takes place कहाँ से, from 4e/3 to e। ओके, ये है क्वेश्चन। चलो तो सॉल्व करिए भाई, यानी अब डायग्राम से समझा दूं तो इस ट्रांजिशन में कह रहा है कि जो वेवलेंथ इमिट हो रही है वह लेम्डा है। तो बताओ कि इसकी वेवलेंथ लेम्डा डैश क्या होगी। इस डायग्राम को देख करके बताइए कि यदि यह इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ लेम्डा है तो इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ लेम्डा डैश का मान बताओ। किस फॉर्म में, लेम्डा के फॉर्म में। अब ऑप्शन दिया है, हाँ अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन है λ/3, बी ऑप्शन है 3 λ/4, सी ऑप्शन है 4 λ/3 और डी ऑप्शन है 3 λ। मार दीजिए निशान। हाँ चलो भाई आंसर सॉल्व कर दीजिए, मारिए जल्दी फटाफट। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर देखिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर विल बी दिस 3 λ। यदि यह लेम्डा है तो यह लेम्डा डैश का मान आएगा, लेम्डा डैश विल बी 3 λ। ओके, दिस इज आंसर। अब सवाल एक कैसे, अब है क्वेश्चन कैसे। तो आइए चलिए अब हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2e है और यहाँ पर यह जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर 2e से e है ना। तो हम लोग का दिया हुआ 2e से e दिया भाई, जैसा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। एक मिनट, 2e से e है ना हम लोग का ट्रांजिशन। हाँ यहाँ लिखा हुआ है 2e या 2e से e, यानी कि ये है। तो जैसा डायग्राम फिर से देख लीजिएगा, ये है क्या, लेम्डा। तो इसको पूछ रहा है कि ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2e to e है। ओके, फिलहाल आइए तो देखा जाए क्या होगा। चलो भाई, तो जब 2e डेल्टा ई कितना है, पहले एनर्जी का गैप कितना है किसी भी ट्रांजिशन में। अभी आपको बताया हूँ कि किसी भी एनर्जी के ट्रांजिशन में एनर्जी का गैप देख लो, पहले देख लो डेल्टा ई कितना है। और डेल्टा ई का मान यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें पता हो तो तुरंत ही यदि लेम्डा का पूछे तो क्या करोगे, लेम्डा बराबर 12,375/डेल्टा ई कर दो, फंटास्टिक। या और डेल्टा ई किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा ई बराबर कितना हुआ, 2e - c। डेल्टा ई बराबर 2e - c मीन्स
कि डेल्टा ई बराबर 2E माइनस ई मीन्स ई, और जानते हो कि एनर्जी बराबर हमेशा लिखी जाती है कितना है, hc/λ। और देखो अब इस ट्रांजिशन का डेल्टा ई निकल गया, इस ट्रांजिशन से निकलने वाली वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये लैम्डा हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब आ जाइए, अब ट्रांजिशन नंबर 2 पर चलिए। यदि इसके लिए देखा जाए, ये डेल्टा E1 कर दिया जाए, इसको डेल्टा E2 करिए, दूसरे नंबर का ट्रांजिशन, तो देख रहे हैं कि E2 ना जहाँ से आ रहा है जहाँ पे जा रहा है, तो चलिए मैं डायरेक्ट जैसे इसको किया गया है वैसे ही इसको भी कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, 4E/3 माइनस E बराबर कितना हुआ, 4E 3E/3, E/3 हो गया, डेल्टा E2 बराबर E/3 हुआ। अब जानते हैं आपकी E बराबर किसके, hc/λ है, तो डेल्टा E2 बराबर कितना हुआ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, hc/3 लैम्डा लिख सकते हैं ना। हाँ, ये लेकिन यह दूसरे वाले ट्रांजिशन की एनर्जी है, ये पहले वाले ट्रांजिशन का है, पहले वाला ट्रांजिशन है, ये दूसरा वाला ट्रांजिशन है। यह सिंस डेल्टा E2 को आप क्या लिखेंगे, डेल्टा E2 एनर्जी हमेशा hc/λ लिखी जाती है, तो लेकिन लैम्डा तो पहले वाले का ना, इसको लैम्डा 2 कर दीजिए, इसके स्थान पे रख दीजिए वैल्यू, तो hc/λ डैश बराबर कितना हुआ, क्या हो रहा है देखिए, तो hc/3 लैम्डा है, hc कैंसिल हुआ। ओके, देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, ये लैम्डा डैश बराबर 3 लैम्डा, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर हुआ लैम्डा डैश इक्वल टू 3 लैम्डा। देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका सॉल्व देखिए ना भूतो ना भविष्यत, न कभी देखा ना देखेंगे हाँ, बहुत आसान है सब कुछ, देखो बहुत आसान है सब कुछ, हाँ देख रहे हैं, बस यही आना है ये एकदम। यदि आप देख रहे हो इसको, ये चैनल देख रहे हो P100 फिजिक्स है, तो हाँ, तो ये बात और भाई कि जम के तो सब्सक्राइब करो ना, लोगों से करवाओ, तो हम यही करें क्या कि पैसा खर्च कर इसके लिए प्रचार प्रसार करवाएं, नहीं ना, तुम ही लोग फैलाओगे ना। हाँ, तो खाली पढ़ो ना, मुफ्त में पढ़ रहे हो ना। हाँ, ऑफलाइन क्लास में केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए 30,000 रुपये लोग फीस जमा करते हैं ना, क्यों भाई, हाँ अरे बोल दिया, ऑनलाइन बोल दिया नहीं चलो ठीक है। हाँ, तो ऑफलाइन में क्लास में ठीक है, और यहाँ तो पढ़ रहे हो फ्री, तो कौन सा फ्री में फैलाओ तो। हाँ ओके, आ जाओ, लेकिन पहले डॉक्टर बनो, ठीक है। अभी नीट का एग्ज़ाम, जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो पहले टॉप करो, क्वालिफाई करो, जम के मार्क आए, जम के मार्क लाओ, जम करके लाओ, और फिर उसके बाद तब फिर तुम्हारा प्रचार करेंगे हम ना, कि P100 फिजिक्स से पढ़ करके इतना नंबर लाए हो, ये रैंक लाए हो, तो मारो 100% फिजिक्स। ओके चलो आ जाओ, तो हो गया भाई, क्लियर हो गए कैसे करोगे, कंसेप्ट को समझना भाई। जहाँ से देखो, जिस एनर्जी लेवल से जिस पे आ रहा है, व्हाट इज एनर्जी गैप, डेल्टा ई निकाल दिया, देखो यहाँ पे डेल्टा ई निकाला, 2E माइनस ई किया, तो डेल्टा E1 पहले वाले ट्रांजिशन को 1 मान लो, तो E बराबर क्या होता है, hc/λ, 2E माइनस ई, तो एक ही आएगा ना, एक ही आएगा, और E बराबर जानते होता है h न्यू, और न्यू बराबर होता है c/λ, तो बन गया hc/λ बन गया। अब ऐसे ही दूसरे ट्रांजिशन का निकालोगे, तो 4E/3 माइनस करो, E/3 आ गया, और E के स्थान पे क्या लिख सकते हो, hc/3 लिख सकते हो, क्योंकि एक E बराबर किसके, देखो एक E बराबर hc/λ है ना, तो एक E के स्थान पर भी यहाँ पर लिख दिया, और नीचे 3 था, ये 3 हो गया। लेकिन अब यह दूसरा जो ट्रांजिशन था, इसी वेवलेंथ हमको चाहिए क्या है, तो अब इसको तो क्या लिखोगे, hc/λ डैश कर दिया, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई, बस इतना ही करना था। आओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ अगला क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम इमिट ग्रीन लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n/4 to n/2। ये हाइड्रोजन एटम
ए हाइड्रोजन एटम emits green light when electron jumps from n equal to 4 to n equal to 2। ध्यान दीजिएगा कि किसी हाइड्रोजन एटम में जब n बराबर 4 से n बराबर 2 पे ट्रांजिशन होता है तो ग्रीन लाइट निकलती है, ग्रीन लाइट का एमिशन होता है। तो अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द कलर ऑफ द लाइट, देखिए द कलर ऑफ लाइट इमिटेड when electron jump from कहाँ से कहाँ, jumps from n equal to 5 to n equal to 2, n equal to 5 to n equal to 2, हाँ n equal to 5 to n equal to 2, okay, will be the color of light emitted when electron jump from n equal to 5 to n equal to 2 will be, ओके। अब देखिए कलर क्या दिया हुआ है, नंबर ए पहला ऑप्शन रेड, सेकेंड ऑप्शन येलो, सी ऑप्शन ग्रीन एंड डी ऑप्शन ब्लू। मार दीजिए, देखिए कौन सी कलर आपको अच्छा लग रहा है, मार दीजिए। हाँ, जो कलर अच्छा लगे मारो। हो गया, n बराबर 4 से n बराबर 2 पर ग्रीन है, ध्यान देना भाई। हो गया भाई, जो कलर अच्छा लगे मार दीजिए, इतना टाइम नहीं लीजिए इसमें। हो गया, चलो तो आंसर क्या होगा, ओके दैट इज द ब्लू कलर, कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए कैसे, तो आंसर पे चलते हैं। ये एनर्जी लेवल कुछ बना दिया जाए, सपोज करिए ये एनर्जी लेवल है ना, ये एनर्जी लेवल कितनी लाइन से 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 4 पे। चलिए ये सपोज करें कि ये एनर्जी लेवल है, ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 ना। सपोज करें कि यह एनर्जी लेवल है, ओके। n इक्वल टू, हाँ थोड़ा ठीक से, n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 2 और यह n इक्वल टू, ओके। चलो भाई n बराबर 4 से n बराबर 2 पर आ जाइए। तो n बराबर 4 यह है, n बराबर 2 यानी कि ये ट्रांजिशन हुआ, और दूसरा ट्रांजिशन n बराबर 5 से n बराबर 2 है, ये ट्रांजिशन हुआ। यह एनर्जी इतनी हुई, इतना हुआ, और यह एनर्जी इतना हुआ ना। एनर्जी हुआ ज़्यादा, वेवलेंथ होगी कम। एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। मीन्स अब देखिएगा एनर्जी, यह एनर्जी है कम किसी तुलना में, ये दोनों का कंपेयर करिए, ये दोनों लाइन कंपेयर करिए, तो देख रहे हैं कि n बराबर 4 से, देखिए n बराबर 4 है, n बराबर 2 है, ये एनर्जी छोटी है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। यह एनर्जी है छोटी, यह एनर्जी है बड़ी। तो जब यह एनर्जी छोटी है तो एनर्जी होती है कम, वेवलेंथ होता है बड़ा। तो यह, और इसको बोला है क्वेश्चन में कि यह ग्रीन है, तो आप जब देखिएगा ग्रीन है तो यह एनर्जी है छोटी और ये ग्रीन है, तो यह एनर्जी है बड़ी, तो वेवलेंथ के साथ छोटा होना है, वेवलेंथ छोटा होना है। तो वेवलेंथ छोटा किसका होगा, इधर यदि देखा जाए ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन है, तो येलो का वेवलेंथ ग्रीन से बड़ा होता है,
येलो का वेवलेंथ ग्रीन से बड़ा होता है, यानी ये नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, हाँ, इसका वेवलेंथ बड़ा है, ये नहीं हो सकता। इसका वेवलेंथ बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये खुद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 4 से n/2 के लिए है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी विच इज आंसर? ओके, दैट इज आंसर। द कलर विल बी ब्लू, तो यह ब्लू होगा। क्यों? देखिए फिर से एक बार सुनिए, यह एनर्जी है कम, तो एनर्जी है कम, वेवलेंथ हुआ ज़्यादा। यह वेवलेंथ हुआ ज़्यादा, यह एनर्जी हुआ ज़्यादा, तो वेवलेंथ होगा कम। तो इससे ग्रीन से कम वेवलेंथ किसका? तो ग्रीन से कम वेवलेंथ इसका, मीन्स कि लैम्डा ब्लू इज लेस देन लैम्डा ग्रीन, एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर। देयरफॉर दिस इज द आंसर। अंडरलाइन। देखिए कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन है, और कैसे मारेंगे आप निशान, क्या करना होगा आपको। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, कलर कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे? कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? तो यह नहीं कहेंगे ना कि कलर और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तो हमको रिलेशन ही पता नहीं है। आइए और आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में चल रहा है अभी। ओके, तो ये कलर हो गया आपका। आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट व्हेन इट्स एनर्जी इज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम determine angular momentum of hydrogen atom in excited state when its energy is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए इक्वल टू h/2 ना, h/2। ओके, बी 2h/π, ऑप्शन सी h/π, एंड ऑप्शन डी h/4π। ओके, मार दीजिए आंसर। विच वन इज द आंसर? हो गया भाई? हाँ, आंसर क्या होगा? जल्दी निशान मारिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाइए, आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर विल बी, मार दें आंसर। हाँ चलिए, हाँ मारे, निशान मारने के पहले आप जरूर मार दीजिए h/π। तो h/π विल बी द आंसर। h/π, हाँ h/π विल बी द आंसर। सवाल है कैसे ना, कैसे? तो आ जाइए, बहुत ही सिंपल। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट व्हेन इट्स एनर्जी इज सो मच। कोई एक एक्साइटेड स्टेट है जिस समय एनर्जी इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब तो जिस समय उसकी एनर्जी, जिस स्टेट में उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसी स्टेट में तो आपको बताना है ना, उसी स्टेट में तो आपको बताना है क्या,
उसी स्टेट में आपको बताना है डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम, उसी स्टेट में तो आपका एंगुलर मोमेंटम बताना है। अब आप जानते हैं कि पहले स्टेट में एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। n बराबर 2 होता है तो कितनी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो वैसे ही मालूम है, क्लियर, वो तो वैसे ही पता है आपको कितनी होती है। यदि नहीं भी पता है तो आप पता कर लोगे। En बराबर कितना, तो En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर होता है। अब यह एनर्जी आपको दी गई है En बराबर देखो, लेकिन अभी याद होना चाहिए ना। चलिए याद करिए मेरे साथ। पहला स्टेट में n बराबर 1 में एनर्जी कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 में एनर्जी कितनी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 में एनर्जी कितनी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 4 में एनर्जी कितनी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 5 में एनर्जी कितनी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो। क्लियर, हाँ कर लीजिए। देखो तो अब En का मान दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। सपोज करो कि हमको n का मान नहीं पता है, तो क्या करना है, n इधर ला दीजिए। तो n स्क्वायर बराबर कितना हुआ, इधर लाओ, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा, अब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा दो, पहले ही हट गया। अब देखो 13.6 अपॉन 3.4 कर दीजिए, कर दिया। अब n स्क्वायर बराबर कितना हो गया, डिवाइड करिए 4 आएगा, डिवाइड करिए 4 आ जाएगा। ओके, तो n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर कितना आ गया 2 ना, मीन्स कि n बराबर √4 हुआ, यानी n बराबर 2 हो गया। तो अच्छा, और आपको वैसे ही पता है कि n बराबर 2 में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है कि किस ऑर्बिट में है, n बराबर 2 में है, तो ये तो वैसे ही पता है। तो n = 2 हो गया। चलिए और आगे बढ़ा जाए। अब आप जानते हैं, अब बात है एंगुलर मोमेंटम की। तो हाँ, अब बात है एंगुलर मोमेंटम की। जब एंगुलर मोमेंटम की बात आई तो सीधे आपको याद आ जाना चाहिए, क्या याद आ जाना चाहिए, हाँ सीधा याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए सीधा भाई, हाँ बोर का सेकंड पोस्टुलेट्स, बोर का सेकंड पोस्टुलेट सीधे आपको याद आ जाना चाहिए ना, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। अब बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट से क्या, बोर सेकंड पोस्टुलेट्स, ये सब याद रहे अभी, इसीलिए पूरा फैंटास्टिक चैप्टर सभी आपका पूरा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, तो आपको सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr इक्वल टू क्या, NH/2π होता है, NH/2π होता है। तो NH/2π बराबर कितना हुआ, तो NH/2π बराबर कितना हुआ। ओके, तो चलो भाई L बराबर NH/2π होता है, तो L बराबर कितना हुआ, N का मान 2 है ना, तो 2 × H/2π, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना H/π, दैट इज द आंसर, H/π। अब ओके, तो अब देखियो, अब यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर H/π तो यह इसी फार्म में था, ये भी हो सकता था कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रही होती, तो H/π की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी भाई, अभी यही क्वेश्चन यही है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता। तो H का मान जानते ही हो, तो H/π बराबर कितना हुआ 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन पाई, पाई मीन्स 3.14, 3.14, 3.14, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 660 मान लो, ऊपर कर दें 31 और 66, तो 31, 62, 2.1 के आसपास कुछ आएगा, तो 2.1 देखो, तो 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यदि न्यूमेरिकल पे पूछता तो ऐसे पूछता, ये वैल्यू पर मानना होता निशान, लेकिन H/π के फॉर्म में पूछा है तो आंसर हुआ H/π। H का न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, यानी कि यही क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछे ऑप्शन। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व हो गया। ओके, फंटास्टिक, मजा आ गया। तो ये है आपका मोस्ट ऑफ, यस बी हैप्पी, क्यों बी हैप्पी, यस P100 फिजिक्स में पढ़ रहे हो, हाँ यू आर लकी, आप लकी हैं कि P100 फिजिक्स, क्यों, क्योंकि आगे बच्चे 100% मार्क लाते हैं, 100% मार्क इन द नीट, और हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है
कि हमेशा 100% क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड से आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट में देते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि पूरी क्लास थ्योरी प्लस टेस्ट मिला करके सारे क्वेश्चन 45 के 45 क्वेश्चन आज तक नीट के सभी फंसे हुए हैं। क्लियर? 100%। तो फिर इस बार वैसे ही होगा। हाँ, निश्चित होगा, अवश्य होगा। और जब भी नीट का पेपर होगा, आपको अभी जो होने वाला है नीट का पेपर जिस दिन होगा, तो नीट का पेपर जब ही होगा इसके 2 घंटे के अंदर ही जो हमको पेपर होगा, जो मुझे पेपर मिलेगा, तुरंत मैं पेपर को सॉल्व करूँगा। वीडियो सॉल्व करने और वीडियो अपलोड करने में जो भी टाइम लगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर, या तुरंत आपको पेपर फिजिक्स का 100% सॉल्व मिल जाएगा फटाफट। और मैं बताऊंगा कि देखो यह भी आया है, 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 और आप वीडियो नंबर बता दूंगा कि कहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है ना? चलो, हो गया। आ जाओ, अब देखो और आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी प्रैक्टिस करते रहिए सभी एकदम कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। पूरे मॉडर्न फिजिक्स कहाँ शुरू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आगे सब मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ से शुरू आता है ना, वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एस रेज है, ओके, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में। यानी LCR सर्किट के बाद मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? पूरा न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस फिजन फ्यूजन सब जितने भी है, लंबा सिलेबस है मॉडर्न फिजिक्स का। लेकिन 12 से 15 क्वेश्चन फिक्स है। 12 से 15 क्वेश्चन, समझे ना, बिल्कुल फिक्स है। चलो, हाँ और आ जाओ। तो और क्या है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवर स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन फोर्स। चलो भाई, हाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए अगला। क्या कि हाइड्रोजन एटम स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n बराबर 4। हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड from ground state to n बराबर 4 स्टेट, n बराबर 4 स्टेट, and returns what will be wavelength emitted in this transition, ओके। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर 1 912 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 1215 एंगस्ट्रॉम, नंबर सी ऑप्शन 970 एंगस्ट्रॉम, और डी ऑप्शन 3663 एंगस्ट्रॉम। ओके, मार दीजिए निशान। Which one is the correct? किस पे मार दिया जाए? हाँ, किस पे मार दिया जाए? चलिए, अब आइए, हाँ आप सॉल्व करके आंसर मारिए। वहीं पर रुकिए, तुरंत वीडियो को वहीं पर रोकिए, सॉल्व करिए और तब फिर सॉल्व देखिए, उसके बाद अपने सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया? चलिए आइए, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि यह डिफरेंट एनर्जी लेवल है। क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल है। तो ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, लाइक दिस, ये एनर्जी लेवल है। कोई एक हाइड्रोजन एटम है, यह n बराबर 4 को जाता है,
पहले गया, एनर्जी पाया, गया। अब जानते हैं कि फिर वहाँ से वापस रिटर्न आ रहा है। अब ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है। तो जब ये वापस आ रहा है तो वापस आते समय ये अपनी एक्सेस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यही आपसे पूछ रहा है, लेमडा पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको मैं अभी शॉर्टकट बताया हूँ कि कहीं पर भी यदि आपको लेमडा का मान बताना हो तो देखें कि एनर्जी पता है कि नहीं। 12,375 एंगस्ट्रॉन बटा एनर्जी का लेवल डेल्टा ई, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस ये देखिए 12,375 एंगस्ट्रॉन बटा क्या। अब डेल्टा ई का मान यदि पता चल जाए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अब यहाँ की एनर्जी आप जानते हैं कितनी है, यहाँ की एनर्जी कितनी है, तो यहाँ की एनर्जी E1 बराबर कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्लियर ही है। और चौथे नंबर पे आया था, पहले नंबर पे कितना आता है, पहले नंबर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 नंबर पर आता है कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 नंबर पर क्या आता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 नंबर पर क्या आता है, 4 नंबर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि E2 बराबर हुआ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। तो एनर्जी का गैप कितना होगा, तो E2 - E1, देखिए ट्रांजिशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ हो रहा है ट्रांजिशन, तो E2 - E1, तो डेल्टा E बराबर है E2 - E1। E2 - E1 मतलब क्या है, E2 यह, तो E2 - E1 यानी कि यहाँ से यहाँ रहा ना, तो E2 मीन्स कि 13 पॉइंट, ओके, या गैप निकाल दिया, सीधे सीधे कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा गैप। डेल्टा ई बराबर कितना होगा, देखिए ए भी माइनस में, ए भी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, हो गया। अब जा देखिएगा डेल्टा ई का मान कितना आया, तो डेल्टा ई का मान निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कितना, ये 10 हुआ, 10 में से 5 निकलेगा तो ये 5 हो गया, ये हुआ 5 यहाँ पे 15 8 7 हो गया, और यहाँ है 2, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ओके, देखिए कैसे किया जा रहा है, इससे कंसेप्ट पे जाइए। मैं कैसे डेल्टा ई का मान निकाल रहा हूँ, गुणा भाग से नहीं मतलब है, कंसेप्ट पे जाइए। मैं कैसे डेल्टा ई का मान निकाला हूँ, डेल्टा ई बराबर पहले वो कहाँ था, इसमें, बाद में कहा गया इसमें, तो जाते समय ही डेल्टा ई का मान आप निकाल दीजिए। तो E2 माइनस ये है E2, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ गया है, तो E2 - E1 कर दीजिए। देखिए इसको कह दीजिए E2 और इसको कह दीजिए E1, E2 - E1। अब E2 का मान देखिए कितना है, E2 का मान कितना है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 कितना है 30 so मच आया, कितना E2 - E1 -85 माइनस प्लस, तो ये हुआ प्लस। अब माइनस वाले को बाद में कर दिया, माइनस कर दिए, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। और मैं अभी आपको सिखाया हूँ कि ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहना चाहिए। चलिए तो रखिए यहाँ पे 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब सीधे 12.7 से डिवीजन कर दीजिए, लेमडा बराबर डिवीजन करिए, 12.7 से डिवीजन कर दीजिए। तो जब डिवीजन करेंगे तो ये आएगा कितना, 12.7 से डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 970, ठीक है ना, हाँ ये आ जाएगा 12.7 है। देखिए तो 12 को 10 कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 123 से ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा, तो आएगा यह 970 एंगस्ट्रॉन। दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो देखिए 970 एंगस्ट्रॉन आएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, चलिए तो मज़ा आ गया। तो ये था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जा देख लेते हैं कुछ और है, हाँ कुछ और है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है, आ जाइए इसको भी ले लिया जाए।
ये भी ऐसे ही है, जस्ट एकदम बिल्कुल यही क्वेश्चन ही है, लेकिन आइए कर लिया जाए इसको भी। हो गया? हाँ, नोट करिए फास्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम लोगों को चूँकि जल्दी से अपने सारे टॉपिक्स भी पूरे करने हैं ना, तो अब हम अगले एपिसोड में अब न्यूमेरिकल, अभी अब इससे ज़्यादा अब जो न्यूमेरिकल्स होगा, तो अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको लिया जाएगा जब हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, यानी कि जब हम लोग गेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे देखा जाएगा ना, जो भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, और वह चैप्टर कौन सा है जानते हैं? रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, रेडिएशन ना, विच डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ब्लैक बॉडी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही गजब का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है। तो लेकिन अभी बस यह एपिसोड आप अच्छी तरह से तैयार करिए, जितने भी इसमें फार्मूला वगैरह बताए हूँ सब गजब का तैयार होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए सोडियम एटम इज 2.1 वोल्ट। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल of sodium atom is 2.1 volt. 2.1 volt. Calculate the longest wavelength of the light. Calculate the longest wavelength of light। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट, हाँ सोडियम एटम है यह, और ये लॉन्गेस्ट लेमडा लिख दे रहा हूँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, अब कुछ वैल्यूज दी हुई है, दिया हुआ है ऑप्शन ए 25,063 एंगस्ट्रॉन है, ऑप्शन बी है 7563 एंगस्ट्रॉन है, ऑप्शन सी है 5893 है, 5893 एंगस्ट्रॉन है, और ऑप्शन डी है 9358 एंगस्ट्रॉन। ओके, हाँ मार दीजिए आंसर, कौन सा आता जल्दी करिए फास्ट। हाँ सॉल्व करिए, क्वेश्चन समझिएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम एटम, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम एटम इज 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट लेमडा ऑफ द लाइट। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए, हाँ मारिए आंसर, आप मारिए तब मैं बताऊँ। हाँ आंसर सॉल्व कर चुके, तो आंसर है 5893। ओके, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन 5893। चलिए, तो बाकी सबको हटा दिया जाए। तो दिस इज द आंसर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जानते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या? पहली बात ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये लेवल है, कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो जब कोई एटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है चूंकि, तो हाँ सपोज करें कि ये सोडियम एटम है, अपने ग्राउंड स्टेट में है, ओके। जब इसको कितना एनर्जी दिया जाए, कितना वोल्टेज दिया जाए
कि इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जब इमिट होकर के इस्केप कर जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाए, इन्फिनिटी पर, तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, अप टू इन्फिनिटी चला जाए, तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, और कौन सा, फर्स्ट आयोनाइजेशन, पहला इलेक्ट्रॉन निकला जाए। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका आयोनाइजेशन और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो और ज़्यादा हो जाएगा, सेकंड आईपी और ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। चलो, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब वोल्टेज कितना वोल्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, इसका V बराबर दिया है 2.1 वोल्ट दिया हुआ है, समझा, 2.1 वोल्ट दिया हुआ, देखो 2.1 वोल्ट दिया हुआ है। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, मैं यदि आपसे कहूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन, हाँ चलिए फिर से सॉल्व कर दीजिए, करिए। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। बताओ उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, दोनों में बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताओ और जूल में बताओ। हाँ जल्दी बोलो, क्या बोला हूँ कि V बराबर बोला हूँ 10 वोल्ट। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यही सब छोटी छोटी चीज़ें आती है। चलो बोलो जल्दी, एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन की। हाँ देखो, एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर ना, एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है, V पोटेंशियल में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इसी को तो कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ना वोल्ट। बात समझा जी। हाँ देखो फर्स्ट क्लास हिंदी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ इसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं इसी को। बात समझे। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के क्षेत्र में घूमता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है, तो उसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जा देखना भाई, हाँ क्या, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के क्षेत्र में घूमेगा तो एनर्जी कितनी होगी, तो V वोल्ट, E तो ऐसे ही रहेगा, तो E और गुणे क्या 10 वोल्ट, मतलब क्या निकला, E बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। समझ रहे हो ना। ये सब मतलब ये हुआ कि वोल्टेज में केवल E से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई बस। हाँ यही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब कहाँ हूँ, जूल में बताओ। तो अब देखो E बराबर कितना हुआ, यदि E का मान रख दोगे, यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो 10 गुणे E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। जो E का मान रखे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखे, बस तुरंत ये जूल बन जाएगा। ठीक से लिखो, साफ साफ कॉपी में रेड पेन से ठीक से लिखो, याद करो। देखो अब ये कितना हो गया 1.6 10⁻⁹, अभी जूल बन गया। तो जब मैं कहूँगा जूल में कितना हुआ, तो कहोगे 16 गुणे 10⁻⁹, क्या इतना जूल हो गया। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा था, तो उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जूल में उसकी एनर्जी कितनी हो गई, जूल में उसकी एनर्जी हो गई 16 गुणे 10⁻⁹ जूल हो गई, 16 इंटू 10⁻⁹ जूल हो गई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी, जूल में इतनी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। चलो हो गया, क्लियर हो गए। चलो नोट करो जल्दी। आ जाओ, अब आगे देखो। हो गया भाई, आ जाओ। अब देखो भाई,
अब यहाँ पर आपको बताना क्या था, इस ट्रांजिशन का वेवलेंथ बताना था। कैलकुलेट द लेम्डा 2.1 वोल्ट, कैलकुलेट द लेम्डा ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो यह एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है ना, यह एनर्जी। तो हाँ ध्यान देना भाई, एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नहीं होगा बल्कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। नोट, ये वेवलेंथ पेपर में नहीं सही छपा है तो ये शॉर्टेस्ट होगा। ठीक, अब यहाँ शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हो, क्यों? क्योंकि आपको वेवलेंथ लेम्डा बताना है, उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी की आपको लेम्डा बतानी है। तो लेकिन अब जानते हो कि जब एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, जब एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ छोटी, तो छोटी होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए ना। हाँ, फिर अब आ जाओ, तो लेम्डा बराबर कितना होगा। आपको अभी मैं शॉर्टकट बताया हूँ कि यदि आपको एनर्जी का गैप पता हो, डेल्टा ई का मान मालूम हो, देखते ही मार देना आंसर। कैसे? तो लेम्डा बराबर 12,000, देखो भाई 12,375 एंगस्ट्रॉन बटा क्या 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना, सीधे मार देना आंसर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को बदलने की जरूरत नहीं है, बार बार बता चुका, याद करो, अंडरलाइन करो, लिखो, रेड पेन से लिखो, रेड पेन से 12,375 बटा वी एनर्जी को देखो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फिर वहाँ पे लिखो कि यह एनर्जी डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगी। याद करो, याद करो, लेम्डा बराबर 12,375 बटा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा और ऊपर एंगस्ट्रॉन रहेगा। याद करो, तो लेम्डा बराबर कितना होगा 12,375 एंगस्ट्रॉन रहेगा। ध्यान देना, एंगस्ट्रॉन है या मीटर उटर नहीं है यार, एंगस्ट्रॉन है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर और 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ये याद रखना। ठीक, आइए एंगस्ट्रॉन ऊपर रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड करो, 2.1 से डिवाइड करो, देखो किनारा, तो डिवाइड करो 5893 आ जाएगा। चलो तो 5893 क्यों 6 बार नहीं जाएगा, 6 नहीं आएगा, 2 से डिवीजन कर रहे हो ना, तो 5 वाला ही आएगा ना। तो 5893 एंगस्ट्रॉन पक्का डिवीजन करके हम रखे हुए हैं पहले से ही, नहीं तो भी करना पड़ेगा। तो 5893 दैट इज द स्मार्ट आंसर। तो दिस इज द आंसर। हो गया जी, फैंटास्टिक। चलो तो यह एपिसोड अब यहीं पे रोकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स देखा। हाँ, अब यहाँ पर अभी कुछ टाइप के अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग के अभी रह गए हैं ना, तो कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो अभी एक एपिसोड हम लोग न्यूमेरिकल का भी और लेंगे, एक कुछ रह गए हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम की काउंटिंग करना, नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो अब अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा स्पेक्ट्रम का, तो मैं अभी आ रहा हूं, तो देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्राउनहोफर लाइंस क्या होती है, और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यही सब इमिशन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब एनर्जी लेता है एटम और ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब हाई एनर्जी से लो लेवल एनर्जी पर आता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो उसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4-5 वहाँ से न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रम पर देख लिया जाएगा, स्पेशली स्पेक्ट्रम पे न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, तो 4-5 न्यूमेरिकल्स देख लिया जाएगा, और नया फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग रेडिएशन। तो इसी में आने वाले एपिसोड में ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन, तो स्टार्ट किया जाएगा रेडिएशन। क्लियर, फैंटास्टिक। तो ये सब तक तैयार करिए, फिर अभी मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।